नीट 2025 में आप एक बायोलॉजी में अच्छी स्कोर करने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो सोर्स जो आपको उठाना है बायोलॉजी के लिए आपको एनसीईआरटी ही पढ़नी है। एनसीईआरटी के बाहर का कुछ भी नहीं पढ़ना है। तो सिली मिस्टेक थोड़ा टेस्ट से आप अवॉइड करना शुरू कर दोगे तो मेन एग्जाम में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, डायग्राम का प्रैक्टिस करते रहना है। एनसीईआरटी में जितने भी डायग्राम वाले क्वेश्चन है उनकी लेवलिंग उनकी अच्छे से देखेंगे तो आपको मतलब एक थोड़ा सा प्रैक्टिस करते रहना है ऐसा रीजन का। ठीक है, देखो प्रैक्टिस के लिए आप बायोलॉजी में आप पीवाईक्यू ले सकते हो। पिछले साल के जितने भी क्वेश्चन आए हैं और वही आपकी बायोलॉजी की पूरी स्ट्रेटजी आप अच्छे से फॉलो करिए और अच्छे मार्क्स लेकर के सिलेक्ट करिए। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बायोलॉजी की पूरी स्ट्रेटजी के बारे में कि नीट 2025 में आप एक बायोलॉजी में अच्छी स्कोर करने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए। तो हमारा टारगेट रहेगा 350 प्लस का, क्योंकि देखो नीट 2024 के रिजल्ट को देखते हुए, क्योंकि देखो ठीक है 25 में कट ऑफ मुझे पूरा विश्वास है कि कम जाएगा इससे, क्योंकि देखो एनटीए अपनी गलतियों का थोड़ा वो करेगा, स्कैम तो पक्का नहीं होगा और दूसरी बात ये भी कि पेपर थोड़ा अच्छा बनाएगा, मतलब टफ बनाएगा जिससे कट ऑफ पक्का नीचे आएगी। ठीक है, लेकिन टारगेट आपका ये रखना है, क्योंकि बायोलॉजी नीट का ऐसा सब्जेक्ट होता है ना कि जिसमें अगर आप अच्छा स्कोर कर लो तो आपका थोड़ा सा फिजिक्स का और केमिस्ट्री के लिए थोड़ा प्रेशर कम हो जाता है, क्योंकि देखो मोस्टली बच्चों का फिजिक्स अच्छा नहीं होता। अगर बायोलॉजी में अच्छा स्कोर कर ले रहे हैं तो उनके लिए फिजिक्स में थोड़ा सा प्रेशर कम हो जाता है। तो और सबसे बड़ी बात जो आपकी बायोलॉजी होती है वो आपका रैंक प्रेडिक्टर भी होता है। जैसे कि अगर दो बच्चों का मार्क्स सेम आ रहे हैं तो जिनकी बायोलॉजी में मार्क्स अच्छे होते हैं उनकी रैंक अच्छी रहती है, तो इसलिए भी बायोलॉजी को अपना अच्छा करना चाहिए। तो ठीक है, शुरू करते हैं कि आपकी पूरी स्ट्रेटजी के बारे में। सबसे पहले तो सोर्स जो आपको उठाना है बायोलॉजी के लिए आपको एनसीईआरटी ही पढ़नी है। एनसीईआरटी के बाहर का कुछ भी नहीं पढ़ना है। लेक्चर देखना है, लेक्चर के बाद अगर आप नोट्स प्रेफर करते हो तो नोट्स में आप मेन पॉइंट एग्जांपल जो है वही लिखिए, पूरा नहीं लिखना है। आपको पढ़ना है एनसीईआरटी है, लेक्चर के बाद आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। और एनसीईआरटी पढ़ने का तरीका होता है, ऐसा नहीं कि मतलब आप जैसे होता है ना कुछ लोग अंडरलाइन करने का तरीका एक होता है, वो मैं बता दूं। ये देखो अंडरलाइन मतलब मेन पॉइंट करने होते हैं। जैसे ये देखो एनसीईआरटी है, देखो एक तरफ है कि पूरा का पूरा पूरी लाइन ही अंडरलाइन है, एक तरफ है मेन पॉइंट अंडरलाइन है। अब तो इसमें क्या पहचान पाओगे मेन पॉइंट। अगर तुमको लग रहा है कि नहीं एनसीईआरटी में मेरे सब कुछ इंपॉर्टेंट है तो सब कुछ पढ़ लो ना, सब मतलब अंडरलाइन करने से क्या ही मतलब। हाँ, अगर तुमको लग रहा है तो अलग अलग कलर से कर लो तो ज्यादा सही है। एक ही कलर से पूरा अंडरलाइन करने का क्या मतलब निकलता है। अब इधर देखो मेन अंडरलाइन किया गया है, जैसे कि जो आईओडी होता है वो जो होता है यूटेरस को इम्प्लांटेशन से रोकता है। देखो ये मेन पॉइंट हो गया, इसे अंडरलाइन किया है। जो ओरल पिल्स होते हैं उसमें प्रोजेस्टेरॉन या फिर प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का मिश्रण होता है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे अंडरलाइन किया गया है। इसे 21 दिन तक लिया जाता है शुरू के मेंस्ट्रुअल पीरियड से लेकर के, ये भी अंडरलाइन है। फिर देखो ये जो तुम्हारा होता है ओरल पिल्स जो होता है ये तुम्हारा क्या करता है, ओवुलेशन को रोकता है, इम्प्लांटेशन को रोकता है और सर्वाइकल म्यूकस के थिकनेस को बढ़ा करके फर्टिलाइजेशन को भी रोकता है। तो मेन पॉइंट जो है देखो इसे अंडरलाइन किया गया है। और एक बात और, जैसे जो मेन पॉइंट है उसे अंडरलाइन करना है, और दूसरी बात जैसे जो चीजें आपको मतलब भूलती हैं ज्यादा तो उसे आप साइड में नोट कर लो। जैसे इस बच्चे ने यहाँ देखो जो ओरल पिल्स है इसके जो फंक्शन है इसे बगल में लिखा है कि ये ओवुलेशन को प्रिवेंट करता है, इम्प्लांटेशन को रोकता है और ये सर्वाइकल म्यूकस के थिकनेस को बढ़ाता है जिससे फर्टिलाइजेशन को रोकता है। तो देखो मतलब जो पॉइंट आपको मेन लगे उसे आप साइड में नोट कर सकते हो। देखो इस बच्चे ने जैसे नोट किया है, ये मेरा जूनियर की एनसीईआरटी है। तो ठीक है, मतलब आप ये तरीका होता है पढ़ने का, ये नहीं कि आप सारी चीजें एक तरफ से अंडरलाइन कर लेंगे तो उसमें आपको मेन पॉइंट क्या है पता ही नहीं चलेगा ना। तो एक तरीका होता है एनसीईआरटी पढ़ने का, तो आप ऐसे ही पढ़ेंगे। ये हो गया आपका एनसीईआरटी। दूसरी बात आते हैं कि देखो डायग्राम प्रैक्टिस का। देखो पहले क्या होता था, डायग्राम पे क्वेश्चन अच्छे खासे आते थे, फिर बीच में थोड़ा सा मतलब उसने कम कर दिया डायग्राम पे क्वेश्चन, लेकिन फिर नीट 23 में देख लो, 24 में तो 6 क्वेश्चन ऐसे जो डायग्राम पर आए थे। तो डायग्राम का प्रैक्टिस करते रहना। एनसीईआरटी में जितने भी डायग्राम वाले क्वेश्चन है उनकी लेवलिंग उनकी अच्छे से देखे, क्योंकि लेवलिंग पर ही पूछता है, मार्क कर देगा ए आइडेंटिफाई ऐसे करके क्वेश्चन पूछता है। तो जितनी भी क्वेश्चन डायग्राम वाले दिए गए हैं उनको आपको डायग्राम मतलब लेवलिंग वगैरह उनका अच्छे से देखते रहना टाइम पे, जिससे आपके जो डायग्राम वाले क्वेश्चन है वो गलत ना हो, क्योंकि डायग्राम पे क्वेश्चन थोड़े अच्छे बन सकते हैं। फिर उसके बाद आते हैं कि देखो मेक ए प्रॉपर कॉन्सेप्ट। देखो ये ऐसा चीज है ना, बायोलॉजी जब माइंड में आपके आता है तो ऐसा लगता है कि रटने वाले सब कुछ है, पर ऐसा नहीं है यार। बायोलॉजी में काफी ऐसे चैप्टर उनको मिल जाएंगे जो रियली में काफी कॉन्सेप्ट वाले होते हैं। अगर उससे अच्छे क्वेश्चन बन गए ना तो रटने से नहीं होते। जैसे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस ले लो, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इवोल्यूशन, ये सब ऐसे चैप्टर्स हैं जिनको मतलब अगर आपका अच्छा कॉन्सेप्ट नहीं है तो आप मतलब कर हिला नहीं सकते क्वेश्चन को। तो इसलिए हमेशा किसी टीचर या अच्छे से मतलब अपना कॉन्सेप्ट बनाकर ही मतलब जो अच्छे चैप्टर है उनको पढ़े बायोलॉजी का, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। उसके बाद आते हैं मल्टीपल रिविजन पे। देखो बहुत सारे लोग आए दिन पूछते मिल जाते हैं कि आपने कितनी बार एनसीईआरटी रीड की थी। तो मायने ये देखता कि मैंने कितनी बार रीड की थी। मायने ये लगता है कि आप अगर आप अभी तक आपकी गलतियां हो रही हैं एनसीईआरटी मतलब बायोलॉजी क्वेश्चन करने में तो तब तक आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है, मतलब मैं बता दूं तो मुझे याद भी नहीं है मैंने कितनी बार पढ़ा था, क्योंकि हर एक टाइम में मतलब मैं पढ़ता ही था। तो बायोलॉजी मैंने कई चैप्टर कई बार भी पढ़े हैं, जो चैप्टर मेरे ज्यादा भूलते थे यार, जैसे एनिमल किंगडम वगैरह, प्लांट किंगडम वगैरह, उन्हें मैंने कई बार उन्हें पढ़ा है। तो मतलब होता है कुछ चैप्टर जल्दी ज्यादा भूलते हैं तो उनको कई बार पढ़ना पड़ता है। तो मतलब आप एनसीईआरटी तब तक पढ़ो जब तक मतलब आपके क्वेश्चन अच्छे खासे सही नहीं लगे, आपको अच्छे खासे स्कोर बायोलॉजी में नहीं आने लगती, तब तक आप अच्छे से रीड करते रहो। और बीच बीच में ऐसा नहीं कि आपकी एनसीईआरटी अच्छी है तो आप उसे रख लो। ठीक है, टाइमली उसे रिवीजन करते रहना, इसलिए मल्टीपल टाइम ज्यादा जरूरी है कि आप मल्टीपल टाइम करो, रिवीजन करो। फिर आ जाते हैं कि देखो डिस्कशन पे। डिस्कशन देखो बायोलॉजी का ऐसा चीज है ना, लाइक जैसे कि आप दो फ्रेंड हो कोई, ठीक है, नहीं मतलब वो अपने कर रहा था अपने कर रहे थे, फिर भी ठीक है आप कॉल मतलब करके आप डिस्कशन कर सकते हो। या फिर अगर बाहर रहते हो, रूम आपका रूममेट है तो उसके साथ भी आप डिस्कस कर सकते हो कोई भी चैप्टर पढ़ करके, चल भाई मैं तेरे से क्वेश्चन पूछता हूँ तू मेरे से, उस पर डिस्कस कर सकते हो आप लोग। तो डिस्कशन एक मेन पॉइंट है। या आप नहीं कोई फ्रेंड है यार, घर पर अकेले रहते हो तो ठीक है, तो आप एक काम करो कि बोल कर खुद ही रिवीजन कर लो ना। तो डिस्कशन करने मतलब ये होता है ना, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट का ये है कि थोड़ा सा अगर आप बोलकर या रिवाइज कर रहे हो ना डिस्कस करके तो वो ज्यादा सही रहता है, जल्दी मतलब ज्यादा याद रहता है।
उसके बाद जाते हैं देखो रिकॉर्डिंग। देखो फोन रिकॉर्डिंग एक बहुत अच्छा तरीका होता है बायोलॉजी को पढ़ने का, क्योंकि मैं देखो क्या करता था, मतलब खुद ही बोल करके फोन में रिकॉर्ड कर लेता था, और खाली टाइम में मतलब जैसे सो रहा हूँ या फिर खाना वाना खा रहा हूँ, तो मतलब सोना मतलब लेटा हुआ हूँ भाई, एकदम सोया नहीं हूँ, तो ठीक है, मतलब उस समय आप सुन सकते हो आप, ठीक है, मतलब वो जो आपने रिकॉर्ड किया है और जो भी एग्जाम्पल्स आपको ज्यादा बोलते हैं वो आपसे रिकॉर्ड किया है बोल करके, और फिर आप उसे सुन रहे हो तो आपको याद हो जाता है। तो रिकॉर्डिंग भी एक अच्छा तरीका है बायोलॉजी के एग्जाम्पल्स को याद करने का। उसके बाद देखो निमोनिक्स का देख लो। देखो निमोनिक्स यार बनाना चाहिए, पता है, मतलब मोस्टली तो टीचर्स वगैरह बनाकर निमोनिक्स दे देते हैं, अगर नहीं तो खुद का भी बनाओ, मतलब सबसे अच्छा होता है ना, लाइक जो खुद का बनाओ वो ज्यादा याद रहता है। और देखो कुछ भी उल्टा सीधा बना लो, बस तुमको याद रहना चाहिए, ठीक है, वो चीजें आपको याद होना चाहिए, एग्जाम में आप कर पाओ वही। और कुछ भी उल्टा सीधा बना लो यार, शेयर थोड़ी करना दूसरे से, खुद का बना लो। मैंने भी कई उल्टी चीजें बनाए थे, पर अल्टीमेटली वो याद होना चाहिए आपको, ठीक है। तो आप निमोनिक्स अपना बनाओ, प्रिफर करो, और इससे क्या होता है, थोड़ा आसान होता है आपका एग्जाम्पल्स वगैरह याद करने में। फिर उसके बाद आते हैं कि अवॉइड सिली मिस्टेक। देखो बायोलॉजी में सिली मिस्टेक्स बहुत होते हैं, क्योंकि देखो अब क्वेश्चन टफ थोड़ी ना आते हैं, अब थोड़ी लेंदी क्वेश्चन आते हैं, मतलब वो दे देगा व्हिच आर द फॉलोइंग करेक्ट, इनकरेक्ट, करेक्ट, एक्सेप्ट, नॉट करेक्ट, एक्सेप्ट। तो ऐसे क्वेश्चन देते हैं ना, तो हम मतलब पढ़ नहीं पाते सही से, या छूट जाता है कोई इज या नॉट नहीं पढ़ पाते, करेक्ट इनकरेक्ट नहीं पढ़ पाते, तो वहां गलतियां बहुत होती हैं। तो जो सिली मिस्टेक इसे अवॉइड करना चाहिए। मतलब अगर ये जान लो कि अगर कोई बच्चा अगर अच्छा खासा स्कोर कर रहा है, मतलब उनका अगर 85 प्लस क्वेश्चन अगर बायोलॉजी में सही कर रहा है, तो उसकी एलिजिबिलिटी थी कि वो पूरा सही कर देता, बस वो कहीं न कहीं उससे सिली मिस्टेक्स होते हैं इन सब चीजों में। और एक दो क्वेश्चन हमेशा ऐसे होते हैं जो मतलब इन्हीं के कारण गलत होते हैं, सिली मिस्टेक कि हम पढ़ नहीं पाते सही से सारी चीजें उसकी। तो सिली मिस्टेक थोड़ा टेस्ट से ही आप अवॉइड करना शुरू कर दोगे तो मेन एग्जाम में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद जाते हैं कि एआर मतलब असर्शन रीजन क्वेश्चन होता क्या था पहले 2019 तक के पहले, 1919 के पहले तक क्या होता था कि मतलब जो नीट और जिपमर और एम्स तीनों का पेपर अलग अलग होता था। तो एम्स का क्या होता था, उसमें असर्शन रीजन क्वेश्चन ज्यादा मतलब आते ही थे। तो फिर जब क्या हुआ कि जब 20 मिला करके सबको मिला दिया गया, तो फिर इसने क्या किया कि मतलब एनटीए ने भी अपने पेपर में मतलब कुछ असर्शन रीजन क्वेश्चन डालने लगा। तो आपको मतलब एक थोड़ा सा प्रैक्टिस करते रहना है असर्शन रीजन का, ठीक है। तो मतलब इसमें क्या होता है कि आप दोनों को अलग अलग तो जान जाते हैं, लेकिन वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यही दिक्कत होती है। तो आप टाइम टाइम पर असर्शन क्वेश्चन आप करते रहिए, इससे थोड़ा होगा कि मतलब जो भी क्वेश्चन आपके आएंगे हर साल लगभग 5-6 क्वेश्चन असर्शन के आते ही आते हैं। इवन ये बायोलॉजी के लिए लिमिट नहीं है, ये आपकी फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी आते हैं। तो अगर प्रैक्टिस आप करोगे तो आपको सबका फायदा होगा। उसके बाद आते हैं लास्ट में पीवाईक्यू। देखो प्रैक्टिस के लिए आप बायोलॉजी में आप पीवाईक्यू ले सकते हो, पिछले साल के जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो टॉपिक वाइज लगाए। जैसे आपने कोई पर्टिकुलर टॉपिक आप पढ़ा, जैसे आपने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ा, तो पूरा मतलब आप उठाइए जितने भी क्वेश्चन आए हैं अभी तक के, वो सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। हमारे टाइम तो 32 ईयर का आता था, तो हम लोग वो सॉल्व करते थे। तो टॉपिक वाइज ज्यादा अच्छा होता है, कोई टॉपिक पढ़ो उसके सारे क्वेश्चन जितने अभी तक आए हैं वो सॉल्व कर लो। तो ये आपकी बायोलॉजी की पूरी स्ट्रेटजी आप अच्छे से इसे फॉलो करिए और अच्छे मार्क्स लेकर के सिलेक्ट करिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।